तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एयर फ्यूल रेशियो, द एयर फ्यूल रेशियो प्रिपेयर्ड बाय द कार्बोरेटर. So how we can calculate the value of air fuel ratio which is prepared by a carburetor. तो उसके लिए हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एयर फ्यूल रेशियो. तो एयर फ्यूल रेशियो, व्हाट इज एयर फ्यूल रेशियो? एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है? एयर फ्यूल रेशियो इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंड मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल. ठीक है, तो एयर फ्यूल रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. तो एयर फ्यूल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मास फ्लो रेट चाहिए होगा एयर का और मास फ्लो रेट चाहिए होगा फ्यूल का. ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों को कैलकुलेट करते हैं. पहले हम कैलकुलेट करते हैं मास फ्लो रेट ऑफ एयर. ठीक है, अब मास फ्लो रेट ऑफ एयर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं मास फ्लो रेट ऑफ एयर with the help of the continuity equation. तो mass flow rate of air कितना हो जाएगा? ρ1 A1 C1 is equals to ρ2 A2 and C2. ठीक है, तो mass flow rate of air क्या होगा? ρ1 A1 C1 is equals to ρ2 A2 C2. अब ये 1 पॉइंट कहाँ पे है और 2 पॉइंट कहाँ पे है? रो क्या है, ए क्या है और सी क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले. तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर में जो रो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ एयर. रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर को हम रो ए से डिनोट करेंगे यहाँ पे. तो अगर 1 पॉइंट की एंथैल्पी होगी तो रो ए 1 हो जाएगा और 2 पॉइंट की एंथैल्पी होगी तो रो ए 2 हो जाएगा. तो रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर. ठीक है, उसके बाद है एरिया. A1 और A2. एरिया क्या है पहले देखते हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट क्या है. तो एयर के लिए हम जब मास फ्लो रेट यूज कर रहे हैं तो एयर के लिए हम जो मास फ्लो रेट है, एयर कहाँ से फ्लो हो रही है? एयर फ्लो हो रही है यहाँ से. एयर फ्लो हो रही है, एयर फ्लो हो रही है इस डक्ट से, एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है और यहाँ से एयर फ्लो हो रही है. तो एयर के लिए ये वाला जो सेक्शन है दिस इज वन सेक्शन और ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है दिस इज सेक्शन 2. तो हम ये 1 पॉइंट हमने लिया इस वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को, और 2 पॉइंट लिया इस वाले सेक्शन को. तो यहाँ से जो एयर है वो फ्लो हो रही है. अब यहाँ 2 पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे फ्यूल भी इंजेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर भी प्रिपेयर हो रहा है. इसके आगे, इस लाइन के आगे अगर हम जाएंगे तो फिर एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है. तो जो 1 पॉइंट है दैट इज द इनलेट, और इनलेट ऑफ दिस कार्बोरेटर उसको हमने लिया है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हमने लिया है, 2 पॉइंट इज एट द थ्रॉट, एट द थ्रॉट ऑफ वेंचुरी. तो जो वेंचुरी का थ्रॉट है वहां पे हमने 2 पॉइंट को कंसीडर किया. तो इन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में हम मास फ्लो रेट या कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं. तो वो हो जाएगी ρ1 A1 C1. ρ1 क्या है? वेलोसिटी एट पॉइंट, सॉरी डेंसिटी एट पॉइंट 1, एयर की डेंसिटी एट पॉइंट 1. A1 क्या है? यहाँ का इस पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया है A. और C1 क्या है? वेलोसिटी एट सेक्शन 1. तो सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी है दैट इज C1 और सेक्शन 2 पे जो एयर की वेलोसिटी होगी दैट विल बी C2. और A2 यहाँ इस वेंचुरी थ्रॉट का जो एरिया होगा दैट इज A2. ठीक है, वेंचुरी थ्रॉट का जो एरिया होगा वो होगा C2. अब ये जो वेंचुरी मीटर की जो ट्यूब है वो सर्कुलर है. तो वेंचुरी मीटर का यहाँ का जितना डायमीटर होगा उसके हिसाब से हम A2 को फाइंड आउट कर सकते हैं. A2 विल बी π/4 d स्क्वायर. और d डायमीटर किसका होगा? वेंचुरी थ्रॉट का. ठीक है, तो दिस इज द A2. ρ2 क्या होगी? इसकी वेलोसिटी, क्योंकि एयर इज एन कंप्रेसिबल फ्लूइड तो डेंसिटी भी चेंज होगी. अगर एयर जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही होती है, कोई लिक्विड होता तो फिर उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेके हम A2C1 इज इक्वल टू A2C2 से भी यूज कर सकते थे. लेकिन एयर इज ए कंप्रेसिबल तो उसके लिए हम यूज करते हैं ρ1 A1 C1 इज इक्वल टू ρ2 A2 C2. तो यहाँ से हम किसी भी एक्सप्रेशन से m.A1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, आइदर ρ1 A1 C1 से और आइदर ρ2 A2 C2 से. दोनों से हम m.A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे ρ2 A2 C2 को यूज करते हुए m.A की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे.
तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ρ2, उसके लिए हमें चाहिए होगा A2 और उसके लिए हमें चाहिए होगा C2। ठीक है, तो तीनों को पहले हम इंडिविजुअली फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोसेस समझ में आ गया। पहले हम ρ2 A2 C2 को फाइंड आउट करके m डॉट A निकालेंगे, उसके बाद m डॉट F निकालेंगे और इन दोनों का रेशियो हो जाएगा एयर फ्यूल रेशियो प्रिपेयर्ड बाय द कार्बोरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे C2। C2 को फाइंड आउट करने के लिए हम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 एज्यूमिंग यूनिट मास फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि पर यूनिट मास में हम इसको लिख रहे हैं, पर यूनिट मास में इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, यानी कि किलो जूल पर केजी में इसको हम लिख रहे हैं। तो किलो जूल पर केजी है, पर यूनिट मास में जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर, C1 इज द वेलोसिटी ऑफ एयर एट सेक्शन 1 प्लस GZ1 प्लस Q इज द हीट ट्रांसफर टू द डक्ट, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W। ठीक है, अब देखिए कल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने ये आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि ये जो डक्ट है, वेंचुरी मीटर की जो ये डक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और यहाँ से ये जो ये जो ट्यूब आ रही है जिसमें से फ्यूल फ्लो होगा, ये वर्टिकल पोजीशन में रहेगी। तो चूंकि यहाँ पे जो 1 पॉइंट है और 2 पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो दोनों का जो एलिवेशन होगा वो डेटम लाइन से सेम होगा। तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज Z1 और Z2 जो होंगे वो बराबर होंगे, ये जो डक्ट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। तो इसलिए हमने GZ1 से GZ2 को कैंसिल कर दिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने सॉल्व किया तो क्या बचा, Q माइनस W इज इक्वल टू H2 माइनस H1, H1 को हम इधर ले आए, H2 माइनस H1 प्लस हाफ C2 स्क्वायर और C1 को भी हम इधर ले आए, तो ये हो गया C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। अब देखिए जब किसी डक्ट से एयर फ्लो हो रही है तो क्या कुछ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए जो W की वैल्यू है वो 0 हो गई। और अगर हम इसको आइसेंट्रोपिक मान लेते हैं या एडियाबैटिक फ्लो मानते हैं, फ्लो ऑफ एयर बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 इज एडियाबैटिक, तो फिर Q भी 0 हो जाएगा। तो अगर Q और W ये दोनों 0 हो जाते हैं एज्यूमिंग एन एडियाबैटिक फ्लो, तो हीट ट्रांसफर को 0 करने के लिए हमें फ्लो को एडियाबैटिक एज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन वर्क ट्रांसफर जो है, वर्क ट्रांसफर तो होगा ही नहीं। यहाँ पे किसी भी डक्ट में अगर फ्लो हो रहा है तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए वर्क ट्रांसफर 0 हो गया और हीट ट्रांसफर को हमने एडियाबैटिक एज्यूम करके 0 कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो इक्वेशन में Q और W भी 0 हो गए। ठीक है, Q और W भी 0 हो गए। अब देखिए जो एयर है इनलेट सेक्शन 1 पे वो कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की एयर की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं कंपेयर टू द C2, यानी कि वेलोसिटी, C2 क्या है, वेलोसिटी एट वेंचुरी थ्रॉट। ठीक है, तो C2 क्या है, वेलोसिटी एट वेंचुरी थ्रॉट। अगर हम C2 के कंपैरिजन में C2 को देखते हैं तो वहां पे क्या है, एक नोजल बन रहा है, एक छोटा सेक्शन है, तो C2 जो वेलोसिटी होगी एयर की एट वेंचुरी थ्रॉट वो काफी ज्यादा होगी कंपेयर टू द C1। हम यहाँ पे C1 को 0 नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो C2 वेलोसिटी है वो C1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, इसीलिए हम C2 के कंपैरिजन में C2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन में हम C1 को 0 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे C2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा C2 विल बी C2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2H1 माइनस H2, अंडर रूट C2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2H1 माइनस H2। ठीक है, अब ये जो फ्लो है वो वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर है, एंड एयर इज एन आइडियल गैस, and for ideal gas DH यानी कि H1 माइनस H2 ये कितना होता है, CP T1 माइनस T2। आइडियल गैस के लिए
कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे आइसेंट्रोपिक हो, पॉलीट्रोपिक हो, कांस्टेंट प्रेशर हो या ना हो, किसी भी प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी है वो किसके बराबर होता है? Cp डेल्टा T के बराबर होता है। तो DH माइनस H2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं Cp T1 माइनस T2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? Cp T1 माइनस T2। तो इस H1 माइनस H2 की जगह पे हमने पुट कर दिया Cp T1 माइनस T2। अब देखिए जो फ्लो है बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 पॉइंट के बीच में जो फ्लो है उसको हमने एडियाबैटिक लिया है। तो अगर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, दो स्टेट के बीच में हम टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन लिखते हैं फॉर द एडियाबैटिक फ्लो। तो एडियाबैटिक फ्लो के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो क्या होता है? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में इस जैसे C2 इक्वल टू, इस इक्वेशन में C2 इज इक्वल टू √2 Cp, और मैं इसमें यहाँ पे T1 भी कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा? 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, अब यहाँ पे इस T2 अपॉन T1 की जगह पे मैं ये पुट कर देता हूँ P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? C2 इज इक्वल टू 2 Cp T1 1 माइनस, और T2 अपॉन T1 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 2 Cp T1 1 माइनस P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये वैल्यू आ गई है C2 की। तो मास फ्लो रेट निकालने के लिए हमें ρ2, A2 और C2 निकालना था, तो हमने C2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। C2 की वैल्यू आ गई है √2 Cp T1 1 माइनस P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, अब A2 को किसी भी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A2 क्या है? A2 है π/4 dt डायमीटर एट थ्रोट dt स्क्वायर। तो A2 तो ऐसे ही रहेगा, π/4 dt स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है ρ2। ठीक है, तो C2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। C2 फाइंड आउट करने के बाद में हमें चाहिए होगा ρ2। तो हम ρ2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ρ2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो इक्वेशन है 1 और 2 पॉइंट के बीच में, ये यहाँ पे जो ये वाली जो इक्वेशन है ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इक्वेशन लिखते हैं एडियाबैटिक के लिए, तो वो क्या होती है? P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। ये वाली इक्वेशन होती है P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। ठीक है, अब यहाँ पे जो V2 है वो क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। V2 क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम देखते हैं स्मॉल v, तो वो क्या होता है? 1 अपॉन रो के बराबर। ठीक है, क्योंकि स्मॉल v क्या होता है? v अपॉन m होता है, और m अपॉन v रो होता है, इसलिए v अपॉन m कितना हो जाएगा? रो हो जाएगी। तो स्मॉल v यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम 1 अपॉन रो पुट कर सकते हैं। इसलिए अगर इस स्मॉल v1 की जगह पे हम यहाँ पे 1 अपॉन रो पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? P1 अपॉन ρ1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन ρ2 टू द पावर गामा हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं P2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P2 विल बी P2 इज इक्वल, सॉरी, ρ2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ρ2 कितना हो जाएगा? ρ2 इज इक्वल टू ρ1 P2 अपॉन P1। देखिए ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ρ2 इज इक्वल टू ρ1 P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन गामा हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो हम एक स्टेप और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं कि ρ2 अपॉन ρ1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ρ2 अपॉन ρ1 की, वो क्या आ जाएगी? P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन गामा, और जब ये ρ1 इधर चला जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी ρ2 इज इक्वल टू ρ1 P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन गामा। तो अब ρ2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हमने, A2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ये तीनों वैल्यू को जब हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम यहाँ पे दिस इज m डॉट a,
तो यहाँ पे हम ρ2, A2 और C2 तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m डॉट a मिल जाएगा। ठीक है, तो m डॉट a हमें फाइंड आउट करना था। m डॉट a हमें तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इजीली मिल जाएगा। तो दिस इज m डॉट a। तो m डॉट a कितना हो जाएगा, ρ2, A2, C2। और जब इस ρ2, A2, C2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो ρ2 की वैल्यू क्या थी, ρ1 P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 बाई गामा। ठीक है, ρ2 अपॉन ρ1 टू द पावर 1 बाई गामा ρ1। A2 को ऐसे लिखे रहने दिया, A2 की जगह पे डायरेक्टली A2 आ गया। ठीक है, तो A2 की जगह पे डायरेक्टली A2 आ गया, ρ2 की जगह पे ये वाली टर्म आ गई यहाँ पे, और C2 की जगह पे ये पूरी टर्म आ गई। C2 की वैल्यू क्या थी, √2 CP T1 1 माइनस P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो ये जो गामा माइनस 1 अपॉन गामा है ये P2 की पावर, ये पूरे के ब्रैकेट में नहीं है, ये यहाँ पे पूरा ब्रैकेट। तो P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, 1 माइनस P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो है m डॉट a की वैल्यू। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि इक्वेशन काफी बड़ी है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू mR T1। अगर हम इस m को इधर ले आते हैं तो ये V1 अपॉन m कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1, स्मॉल v1। तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1। अब V1 की जगह पे 1 अपॉन रो पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया P1 अपॉन ρ1 इज इक्वल टू RT1। यहाँ से ρ1 की वैल्यू आ गई, ρ1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई P1 अपॉन RT1। ठीक है, ρ1 की वैल्यू यहाँ से आ गई P1 अपॉन RT1। तो इस पहले तो इस ρ1 की वैल्यू को यहाँ ये वाला जो ρ1 था इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, ये जो ρ1 था इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन गामा था इसको अंदर लेके जाते हैं, तो क्या बचता है देखिए इक्वेशन, इस ρ1 की जगह पे हमने पुट कर दिया P1 अपॉन RT1। ठीक है, ये ρ1 की जगह पे पुट कर दिया P1 अपॉन RT1। ये वाला जो T1 था ये अंडर रूट में था, इसको हम बाहर ले आए, तो जब ये बाहर आएगा ये वाला T1 तो ये हो जाएगा अंडर रूट T1, दिस विल बी अंडर रूट T1। A2 को ऐसे ही पुट कर दिया, 2CP को ऐसे ही पुट कर दिया, और P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन गामा को अंडर रूट के अंदर ले गए। जब इसको हम अंडर रूट के अंदर लेके आएंगे तो जो पावर है अंडर रूट के बाहर थी 1 अपॉन गामा, अंडर रूट के अंदर जाएगी तो वो हो जाएगी 2 अपॉन गामा, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब उसका स्क्वायर था तभी तो वो अंडर रूट से बाहर आई होगी ना, इसलिए जब P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन गामा अंडर रूट के बाहर जाएगी तो ये हो जाएगी P2 अपॉन P1 टू द पावर 2 अपॉन गामा। तो जब 1 से उसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये हो जाएगी P2 अपॉन P1 टू द पावर 2 अपॉन गामा, और जब इस P2 अपॉन P1 टू द पावर ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 टू द पावर 2 अपॉन गामा, और यहाँ पे P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा प्लस 1 अपॉन गामा पहले से ही था। ठीक है, माइनस P2 अपॉन P1 गामा प्लस 1 अपॉन गामा ये जो था वो पहले से ही था। ठीक है, तो इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई होगी, सॉरी गामा माइनस 1 था यहाँ पे, तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा यहाँ पे पहले से ही था। तो अब जब इसकी पावर ये ऐड होंगी तो ये हो जाएगा गामा प्लस 1 अपॉन गामा, पहले क्या था गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, देखिए गामा 2 प्लस गामा माइनस 1 यानी कि गामा प्लस 1 अपॉन गामा। तो ये वाली जो टर्म है वो बन गई P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा प्लस 1 अपॉन गामा, और यहाँ पे आ गया P2 अपॉन P1 टू द पावर 2 अपॉन गामा। ठीक है, अब जो वैल्यूज हैं हम उनको पुट करते हैं। एयर के लिए Cp की वैल्यू होती है 1005 जूल पर kg केल्विन, गामा की वैल्यू होती है 1.4 और R की वैल्यू होती है 287 जूल पर kg केल्विन। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं Cp की या फिर R की वो जूल में पुट करनी है, ये बस ध्यान देने वाली बात है, किलो जूल में पुट नहीं करनी, क्योंकि Cp जो है वो अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर अगर किलो का अंडर रूट होगा तो वो बाहर के मुकाबले अंदर में अंडर रूट 1000 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी।
इसलिए Cp की वैल्यू को हम 105 जूल पर केजी केल्विन पुट करते हैं, गामा की वैल्यू को 1.4 ही रहेगी, आर की वैल्यू को 287 जूल पर केजी केल्विन पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो ये सारी वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए, आर की वैल्यू, Cp की वैल्यू और गामा की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है 0.156 A2 ऐसी रहेगा, P1 ऐसी रहेगा, अंडर रूट T1 ऐसी रहेगा, अपॉन यहाँ पे जो 2Cp था उसको हम अंडर रूट से बाहर ले आए तो ये वाली टर्म बची है 0.5, ये R अंडर रूट 2 अंडर रूट Cp, इन सबको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे आएगा 0.156 A2 P1 अपॉन अंडर रूट T1, और अंडर रूट में बचेगा हमारा यहाँ पे P2 अपॉन P1 टू द पावर 1.42 हो जाएगी गामा की वैल्यू पुट करने के बाद, और ये P2 अपॉन P1 टू द पावर 1.71 हो जाएगी। तो गामा की वैल्यू पुट करने के बाद ये 1.71 हो जाएगी और गामा की वैल्यू पुट करने के बाद ये 1.42 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, m डॉट a की वैल्यू, मास फ्लो रेट की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है m डॉट a की, ये इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.156 A2 P1 और अंडर रूट T1 ये तो ऐसे रहने देते हैं, बट ये वाली जो टर्म थी यहाँ पे, इस पूरी टर्म को, ये बहुत बड़ी टर्म है, इसमें हमने किया कुछ नहीं, बस इसको इक्वल्स टू 5 मान लिया और इसकी जगह पे 5 पुट कर दिया, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व तो किया नहीं जा सकता, ये अंडर रूट के अंदर है, और तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन को बार बार लिखने की बजाय हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बस इसको 5 मान लिया और कुछ नहीं, तो इसको 5 मान के यहाँ पे लिख दिया। तो अब जो m डॉट a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, m डॉट a की वैल्यू 0.156 A2 P1 अपॉन अंडर रूट T1 5, ठीक है। दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है, ये क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर। अब आपको याद होगा जब हम वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं तो वेंचुरी मीटर में जो मास फ्लो रेट होता है वो थ्योरेटिकल होता है, और थ्योरेटिकल से एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक कोफिशिएंट का, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का यूज करते हैं, दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मास फ्लो रेट। अगर हम लिखते हैं मास फ्लो रेट एक्चुअल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.156 A2 P1 अंडर रूट T1 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से, दैट इज CD। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी थ्रॉट। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो आपका जो होता है वो थ्रॉट के लिए होता है, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइस के लिए होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइस के लिए होता है। तो वेंचुरी मीटर में जहां पे थ्रॉट है वहां पे जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी और प्रेशर का ड्रॉप होगा तो उसकी वजह से, लॉसेस की वजह से हमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड दैट, इसको CD को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी थ्रॉट। तो वेंचुरी थ्रॉट में जो प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से जो एक्चुअल मास फ्लो रेट का लॉस हो रहा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है दिस इज फॉर द वेंचुरी थ्रॉट। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ एयर एक्चुअल जो आया है दैट इज 0.156 CD A2 P1 अंडर रूट T1 5, और 5 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट P2 अपॉन P1 टू द पावर 1.42 माइनस P2 अपॉन P1 टू द पावर 1.71।